सनातन के खिलाफ इन दिनों दक्षिण भारत से सीरियल अटैक हो रहा है। एक के बाद एक विपक्षी गठबंधन के नेता 100 करोड़ सनातनियों पर चोट कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर उठने लगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और सनातन विरोधियों को चुन चुन कर जवाब दिया। यहां तक कि उन्होंने सनातन विरोधियों की तुलना बाबर और औरंगजेब से कर दी। सीएम योगी ने कहा, सनातन को मिटा पाना किसी के भी बस में नहीं है। सनातन को तो रावण का अहंकार भी न मिटा सका, कंस भी सनातन को मिटा नहीं पाया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि बाबर और औरंगजेब भी सनातन को नहीं मिटा पाए तो सत्ता परजीवी सनातन को क्या मिटाएंगे। ये सिर्फ विरासत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आपको पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं। कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों को नसीहत दी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अब भी इस मसले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। मानो हिंदुत्व पर वार से 2024 के रण में जनाधार बढ़ाने की उनकी तैयारी है। हाँ, लेकिन बीजेपी की कोशिश अब सनातन विरोधियों को सबक सिखाने की। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म
एक डिजीज है। शूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। जब पूरे एक संस्कृति पर हमला करोगे, पूरे हिंदुस्तान के प्राण तत्व पर हमला करोगे, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हिंदू आस्था के खिलाफ मन में खोट रखने वाले बार बार सनातन पर चोट कर रहे हैं। सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया के बाद एड्स से कर चुके हैं और बार बार उस बयान को दक्षिण भारत से उठा रहे हैं जिससे 100 करोड़ सनातनियों को टारगेट किया जा सके। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो अब DMK सांसद AK राजा ने भी सनातन धर्म पर निशाना साधा। बावजूद इंडिया गठबंधन के नेता चुप्पी साधे रहे। कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का अहंकार और घमंड थोड़ा कम कर दें, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दें, थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि इनका अहंकार और घमंड इनको इतने निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर करता है कि वो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं इन सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि सोच को रख के मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। गठबंधन के नेता जब उदयनिधि और A राजा के बयान पर घिरे तो अपनी छवि धूमिल होने से बचाने के लिए गठबंधन के साथी सामने भी आ गए और दोनों के बयान से अपना पलड़ा झाड़ लिया, क्योंकि बीजेपी ने सनातन पर दिए बयान को इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया है। सनातन की सहिष्णुता ही सनातन का सबसे बड़ा पूंजी है और सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं और सनातन की परीक्षा ना लें। स्टालिन साहब जो है मंत्री है और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब, ये आपकी राय हो सकती है, ये DMK की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में सनातन पर विवादित टिप्पणी को बीजेपी हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि सवाल 100 करोड़ देशवासियों का है, सवाल हिंदू आस्था का है, सवाल सनातन धर्म से जुड़े लोगों का है। और यही वजह है कि PM मोदी की नसीहत के बाद अब तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। किसी और मजहब के धर्म के लिए बोल देते तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है। आज विपक्ष उसके सहमति में खड़ा हुआ है। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, ये हिंदुओं नहीं है, ये धर्म वो नहीं है कि कपूर है उड़ जाएगा। जिसका आदि है ना अंत, जो शाश्वत है, जो समय से परे है, उस सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है और आईना दिखा रही है। उन नेताओं को जो वोट बैंक की खातिर बात तो सनातन की करते हैं, लेकिन जब उसी सनातन पर उन्हीं के साथी चोट करते हैं तो खामोशी छा जाती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, माखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी इंडिया गठबंधन ने 24 के रण में बीजेपी को घेरने के लिए दक्षिण में जिस तरह से किलेबंदी की थी, उसमें वो खुद उलझ चुकी है।
क्योंकि उदयनिधि और एराजा के बयान को बीजेपी गठबंधन का बयान बता रही है। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं, सनातन धर्म के अपमान का जवाब देश की जनता ही देगी, क्योंकि सनातन का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आने वाले उस चुनाव परिणाम की जो लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। दरअसल घोसी और बागेश्वर में हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के। वैसे तो दावा जीत का ही होना चाहिए, हार किसे स्वीकार, लेकिन चुनाव है तो किसी की जीत और किसी की हार तय है। अब अगर कल के परिणाम की बात करें तो उससे पहले पिछले चुनाव के कुछ परिणामों पर नजर डाल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। घोसी में 2022 के नतीजे पर नजर डालें तो 2022 में दारा सिंह चौहान को 1,08,000 वोट मिले थे और दारा सिंह उस समय समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे। उसी चुनाव में बीजेपी के विजय राजभर को 86,000 वोट मिले थे और बीएसपी से वसीम इकबाल को 54,000 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लिहाजा क्या तस्वीर रहती है उस पर हर किसी की नजर है। अब बात अगर बागेश्वर की कर लेते हैं, 2022 के नतीजों को समझ लेते हैं तो बीजेपी के चंदन रामदास को 32,211 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस से रणजीत दास को 20,070 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार को 16,109 वोट मिले थे। लेकिन इस बार बागेश्वर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वैसे घोसी और बागेश्वर के नतीजे जो भी रहे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सबकी नजर उस उपचुनाव के परिणाम पर जा टिकी है, जिसमें एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ बीजेपी से मुकाबले में समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने कांग्रेस। यानी घोसी और बागेश्वर सीट पर अब फैसले की घड़ी आ चुकी है और यही रात अंतिम, यही रात प्रत्याशियों के लिए भारी है। घोसी और बागेश्वर में काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम की निगरानी के लिए पुलिस फोर्स को लगाया गया है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है। मतगणना के लिए बहुत चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की गई है। इसमें एक एडिशनल एसपी हैं, 3 सीओ हैं, 17 इंस्पेक्टर हैं, 78 सब इंस्पेक्टर हैं, 600 के लगभग कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 100 के लगभग महिला कांस्टेबल और 3 कंपनी सीएपीएफ और 3 कंपनी पीएससी की व्यवस्था की गई है। परिणाम भले ही उपचुनाव के आ रहे हो, लेकिन सियासी गलियारों की सरगर्मी बता रही है दोनों तरफ किस तरह बेचैनी है, क्योंकि एक तरफ भगवा ब्रिगेड है तो दूसरी तरफ लाल सेना जो आमने सामने है और दोनों तरफ से दावा जीत का किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, दारा सिंह चौहान जी वहां से पुनः जीत करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आ रहे हैं, ये निश्चित है। समाजवादी पार्टी के वो एमएलए थे और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बनेंगे। दरअसल घोसी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि ये चुनाव विधानसभा से ज्यादा आगामी लोकसभा चुनाव के पहले शक्ति परीक्षण है। इसी को देखते हुए बीजेपी की कोशिश पूरे पूर्वांचल में एनडीए के फेवर में माहौल बनाने की भी है। अगर घोसी विधानसभा में जातिगत समीकरण को समझे तो घोसी में 4.25 लाख मतदाता हैं। इनमें मुस्लिम वोटर करीब 90,000 हैं, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 हैं। और जातीय समीकरण के कारण ही सपा को जीत की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में आने वाले लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है। वहीं सुसभा प्रमुख ओपी राजभर भी अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में घोसी सीट पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दूसरी तरफ बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त फाइट है। यहाँ 55% से ज्यादा वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा 64% महिलाओं ने मतदान किया है। अब महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि मातृशक्ति हमेशा बीजेपी के साथ रही है और यहाँ भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। और मातृशक्ति हमेशा से उत्तराखंड के अंदर जागरूक रही है। मातृशक्ति का योगदान उत्तराखंड को बनाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और मातृशक्ति ने आगे आकर
मैं समझता हूं निश्चित रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, बागेश्वर की मजबूती के लिए, वहां के विकास के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। 2022 और 2023 के चुनाव को बराबर नहीं समझना चाहिए बीजेपी ने। मणिपुर की घटना, अंतर्राष्ट्रीय बेटियों के साथ जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनके संग जो दिल्ली में हुआ अंकिता मर्डर केस, वहां की महिलाओं के बीच में बहुत हावी थे और महिलाओं ने जम के कांग्रेस के पक्ष में इस बार मतदान किया है। महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान जो है वो महिलाएं हैं। घोषी और बागेश्वर के नतीजे जो भी रहे, लेकिन एक बात तो साफ है, इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। सिर्फ हार जीत के लिए नहीं, बल्कि छोटे दलों की बार्गेनिंग पर भी इस चुनाव के नतीजों का असर पड़ेगा, क्योंकि 8 सितंबर को आने वाले नतीजे सिर्फ बागेश्वर घोसी सीट के नतीजे नहीं होंगे, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक देश एक नाम पर छिड़े संग्राम पर फिलहाल विराम नहीं लग पा रहा, क्योंकि बात इंडिया को बदलकर भारत की हो रही है और इसी नाम पर सियासी महाभारत छिड़ गया है। इंडिया वालों को भारत नाम से परेशानी है, तो भारत नाम पर खेल से लेकर फिल्मी जगत की तमाम हस्तियों की हामी है, और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर नए नाम पर छिड़े संग्राम से किसका काम बनने वाला है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। एक देश एक नाम पर मचा घमासान। भारत नाम से विपक्ष हो रहा परेशान। इंडिया की जगह भारत लिखने पर उठाए सवाल। एक तरफ देश में G20 का मंच सजा है, वहीं देश के नाम को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले G20 के डिनर आमंत्रण पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना, और फिर प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के नोट पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा होगा। विरोधियों को रास नहीं आ रहा है और इसी मुद्दे पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर इंडिया की जगह भारत लिखने और बोलने में आपत्ति क्या है। सदियों से भारत ही इस देश की पहचान है। क्या है दिक्कत, क्या है, क्यों जलन हो रही है, को क्यों तूल दिया जा रहा। कांग्रेस व गठबंधन गठबंधन के सभी नेता मुंबई टूल किट की माध्यम से भारत, सनातन, भारतीयता, राष्ट्रवाद को योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, समाप्त करने की योजनाएं बना रहे हैं। बीजेपी भारत शब्द को देश के गौरव से जोड़कर देख रही है, तो विरोधी देश के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है, ये ठीक नहीं है। इंडिया वर्सेस भारत पर मचे सियासी घमासान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज, आई वुड इनवाइट एवरीबडी टू रीड इट। व्हेन यू से भारत, इन अ सेंस a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. विदेश मंत्री के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी और उन्हें संविधान पढ़ने तक की नसीहत दे डाली। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। थोड़ा आईना रखिए जयशंकर साहब, आप तो कैरियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, आपको हो क्या गया? मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, 19 जुलाई से पूर्व, यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा? हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यह भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे। तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी? इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष पर जानबूझकर सवाल खड़े करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो विरोधी भी ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ।
तो अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। इस किस्म की तब्दीली करने से तो मुल्क में कोई पॉलिसी में तो तब्दीली आ नहीं रही है। नाम पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक की और उन्हें इस विवाद पर ना बोलने की हिदायत दी। विरोधियों का आरोप है कि इंडिया गठबंधन से डरकर ही देश का नाम बदलने का खेल खेला जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि सालों से देश को भारत नाम से जाना गया है। भारत नाम से ही देश का गौरव है और देश की पहचान है, लिहाजा इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह मामला थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर देश में जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। इस बार मोहन भागवत ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और देश के लिए इसे जरूरी बताया। और इसी बयान के साथ एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। पहले सोनिया गांधी ने विशेष सत्र में जातीय जनगणना पर चर्चा की मांग की, तो अब बिहार के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना का शोर सुनाई देने लगा है। और अब इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर आरक्षण और जनगणना की हवा बहने लगी है। पहले सोनिया गांधी ने विशेष सत्र में जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा की, तो अब मोहन भागवत ने भी आरक्षण पर बड़ा बयान दे दिया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जातीय भेदभाव पूरी तरह से खत्म होने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि देश के पिछड़े तबके ने वर्षों तक जातीय भेदभाव और उपेक्षा का सामना किया है। ऐसे में सवर्ण समाज को 200 वर्षों तक आरक्षण सहन करने में क्या कठिनाई है? जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह, तो तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए।